नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 5 जिलों के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया है। इसके साथ ही बाढ़ राहत केंद्रों का जायजा भी ले रहे हैं। सीएम योगी के दौरे में बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज शामिल रहा। सीएम बहराइच और गोंडा का दौरा कर रहे हैं, जबकि बाकी 3 जिलों का दौरा भी किया गया है। अपने सर्वेक्षण के दौरान सीएम योगी बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटते भी नजर आए। आपको बता दें कि प्रदेश में बाढ़ से लगातार हाल बेहाल बना हुआ है। कई गांवों के संपर्क क्षेत्रों से कट गए हैं, जिसके बाद सीएम योगी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर रहे हैं और खुद ग्राउंड स्तर पर पीड़ितों से मुलाकात करके उनका हाल भी जान रहे हैं। तो वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल फर्रुखाबाद में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची। इस दौरान कई भाजपा नेता उनका स्वागत करने भी इस दौरान पहुंचे, जिनमें से कुछ ने मास्क नहीं पहन रखा था। बिना मास्क पहने नेताओं को देखकर उन्होंने फौरन उन्हें कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान दिलाते हुए मास्क पहनने की सलाह दी। इसके बाद फर्रुखाबाद पुलिस लाइन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने स्टॉल पर कारीगरों से दलिया बनाने के बारे में जानकारी हासिल करी। जरदोजी के काम के बारे में भी उन्होंने कारीगरों से विस्तार से जानकारी ली। उत्तर प्रदेश में सत्ता के लिए सियासी संग्राम बदस्तूर जारी है। कोई सियासी यात्रा कर रहा है तो कोई सियासी सम्मेलन, लेकिन मकसद एक ही है, आगामी विधानसभा चुनाव, जिसे साधने की जद्दोजहद लगातार जारी है। ये खास रिपोर्ट देखिए। सूबे में विधानसभा चुनाव चौखट पर दस्तक दे रहे हैं। यही वजह है कि राजनीतिक दलों में उथल-पुथल शुरू हो गई है। जनता तक पहुंचने और उसे अपने पाले में लाने की जद्दोजहद जारी है। सभी राजनीतिक पार्टियां सियासत की साख के लिए यात्रा निकालने और सम्मेलन करने की होड़ में हैं। कोई दलितों को साधने के लिए पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रहा है तो कोई ब्राह्मणों के लिए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, लेकिन इन सबका मकसद और बिसात मात्र एक, चुनाव। भारतीय जनता पार्टी भी बहुजन समाज पार्टी की तर्ज पर प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रही है, जिसके तहत एक बार फिर ऊंची जातियों को साधने की कवायद होगी। भाजपा इस प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत 5 सितंबर को अयोध्या से करने वाली है, जो यूपी के 403 विधानसभाओं में आयोजित की जाएगी। पार्टी इस सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों की चर्चा करेगी और इन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश भी करेगी। इस सम्मेलन में भाजपा का पूरा संगठन जुटेगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के कई आला नेता शामिल होंगे। तो वहीं बसपा का प्रबुद्ध सम्मेलन बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन के पहले से ही जारी है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा खुले मंच से ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। बसपा एक बार फिर 2007 को दोहराना चाहती है, क्योंकि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने में ब्राह्मणों का बड़ा रोल रहा, जिसे दोहराने के लिए बसपा फिर से प्रबुद्ध सम्मेलन या फिर यूं कहें कि ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। बसपा बिना किसी से गठबंधन किए चुनावी मैदान में है और लगातार सरकार बनाने का दावा भी कर रही है। सम्मेलनों और यात्राओं की इस रस्साकसी में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी ने सीतापुर के महमूदाबाद से किसान पटेल यात्रा का आगाज किया। सपा की ये यात्रा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम की अगुवाई में निकाली जा रही है। समाजवादी पार्टी की ये यात्रा 7 चरणों में निकाली गई। सपा इसके जरिए भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ अलग अलग जिलों में खेत खलिहान बचाओ, रोजगार दो और महंगाई सहित कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती नजर आई। सपा की ये यात्रा 64 दिनों में 46 जिलों को कवर करती नजर आई। समाजवादी पार्टी की ओर से जारी यात्राओं का दौर यही नहीं थमता, बल्कि कई ऐसी यात्राएं हैं जो अभी भी चल रही हैं।
जिनका समापन 31 अक्टूबर को प्रयागराज में होगा। यूपी में शय और मात के सियासी खेल में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। असदुद्दीन ओवैसी यूपी के चुनावी रण में सुभाषपा पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ उतरे हैं। ओवैसी भी 3 दिनों के दौरे पर उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। ओवैसी अपने यूपी के सियासी सफर की शुरुआत अयोध्या से ही करेंगे। ओवैसी अयोध्या के रुदौली कस्बे में 7 सितंबर को वंचित शोषित सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 8 सितंबर को असदुद्दीन ओवैसी का सुल्तानपुर में कार्यक्रम है। फिर दौरे के आखिरी दिन यानी कि 9 सितंबर को ओवैसी बाराबंकी में रहेंगे। इन सम्मेलनों और यात्राओं से यूपी का चुनावी समर सियासी संग्राम में तब्दील हो गया है और इस सियासी रण में विजय के लिए सभी पार्टियां अपने तरकश को सजाने में जुट गई हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि मिशन 2022 को फतेह करने के लिए किस पार्टी की यात्रा सत्ता के मंजिल तक पहुंचती है। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो वहीं अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आगामी 4 सितंबर से अमेठी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रही हैं। स्मृति ईरानी अपने इस दौरे में जिले की 4 विधानसभाओं में भ्रमण के साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगी। इसके अलावा वो अपने द्वारा चयनित आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिए गए गांव सुजानपुर में विकास योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करने वाली है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल खेत खलिहान बचाओ रोजगार दो नौजवान किसान पटेल यात्रा का समापन अयोध्या में किया गया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर वार किया। जनता टीवी के संवाददाता ने नरेश उत्तम से खास बातचीत भी इस दौरान करी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। नमस्कार, मैं हूं बीएस लाठी। समाजवादी किसान नौजवान पटेल सभा इस समय फैजाबाद अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी में पहुंच चुके हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, हम उनसे जानकारी करना चाहेंगे और जानेंगे। पटेल जी, ये यात्रा कहां से शुरू हुई? ये यात्रा 29 अगस्त को सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्र से शुरू हुई। बिस्वा, महोली, सीतापुर, हरगांव, लहरपुर, मैसी, नानपारा, मटेरा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, इसके बाद तुलसीपुर, गैसड़ी, बलरामपुर, सादुल्ला नगर, उतरौला के बाद सीधे गोंडा के मेहनौर, गोंडा की सभी विधानसभाएं करके हम आज अयोध्या विधानसभा में भगवान राम की धरती पर आए। विपक्ष भी कह रहा है और तमाम पार्टियां, चाहे वो राजभर की बात की जाए, चाचा सुपाल की बात की जाए, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जिनके जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, जिस तरह से एक्टिव होना चाहिए चुनाव मूड में, अभी वो चुनाव मूड में एक्टिव ही नहीं, क्या कहेंगे? और अखिलेश यादव जी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो ब्लॉक स्तर का हो, जिला स्तर का हो, राज्य स्तर का हो, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी कब निकलेंगे? अखिलेश यादव जी के ही सिपाही हम सब हैं और अखिलेश यादव जी हम सब के नेता हैं, देश के भविष्य हैं, उत्तर प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री हैं। अखिलेश यादव जी अपना कार्यक्रम जारी करेंगे, आप सबको पता चल जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जो किसान आंदोलन की बात हो रही है, पंजाब में 360 रुपया किया गया गन्ने का दाम। कल योगी जी की कैबिनेट बैठक थी, उसमें ये आकाश लगाए जा रहे थे कि गन्ने का दाम बढ़ेगा, तो दाम बढ़ा नहीं। इसके लिए समाजवादी पार्टी क्या करेगी? किसानों के साथ है, क्या करेगी? समाजवादी पार्टी सदन से लेकर सड़क तक मांग कर रही है किसान को उसकी लागत से दोगुना मिले और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करे, एमएसपी की गारंटी दे, किसानों के बकाया मूल्य का भुगतान करे और गन्ने में 1 रुपया इजाफा नहीं किया। अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में 65 रुपया कुंटल बढ़ाया था। लागत बढ़ गई, डीजल पहुंच गया 90 के पार, पेट्रोल पहुंच गया 100 के पार, खाद का दाम बढ़ गया, बिजली का दाम बढ़ गया, रसोई गैस का दाम बढ़ गया, दवा का दाम बढ़ गया, पढ़ाई का दाम बढ़ गया, महंगाई आसमान में है, सब लोग पीड़ित है। इसीलिए भाजपा के खिलाफ जनता सड़क में आ गई है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, एक काफिला उनका जा रहा है, उन्होंने जनता टीवी के सवालों का तमाम उत्तर दिया। वीडियो पर्सन के साथ बीएस लाठी, जनता टीवी, अयोध्या। लखनऊ में गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान उनके साथ एसीएस आबकारी संजय भूसरेड्डी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2017 से पहले किसानों की हालत काफी खराब थी और चीनी मिलों पर किसानों का धरना प्रदर्शन महीनों तक चला करता था, लेकिन उनको गन्ने का भुगतान नहीं किया जाता था।
लेकिन योगी सरकार ने किसानों के गन्ने का भुगतान किया और प्रदेश में चीनी मिल भी लगवाने का काम किया है। उन्होंने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश में योगी सरकार आते ही 35,443 करोड़ रुपए गन्ने का भुगतान कर दिया गया, जिसके बाद पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। तो वहीं सत्र में 84% गन्ना किसानों का भुगतान अब तक हो चुका है। 72 नई खानसाई इकाइयां 25 सालों के बाद उत्तर प्रदेश में लगी और जिनकी क्षमता 68,000 टीसीडी की है, जो लगभग 15 शुगर मिलों के बराबर है। 9 करोड़ कुंटल गन्ना पिछले वर्ष इन खानसाई उद्योगों ने पिलाई किया। और सबसे बड़ी बात, जो सपना है मोदी जी का, योगी जी का, और योगी जी ने गांव के विकास को फोकस किया उत्तर प्रदेश के अंदर, हमने 35,000 से ज्यादा ग्रामीण रोजगार का सृजन करने का काम किया। गांव में क्रेशर चलता है, गांव में कोल्हू चलता है, तो सैकड़ों लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। वो गांव के लोग होते हैं, पिछड़े समाज के लोग होते हैं, वंचित समाज के लोग होते हैं, जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है। बड़ी मात्रा में वो वर्ग होता है। उन लोगों ने बहुत हाथों हाथ इस योजना को लिया। जहां गन्ना किसानों को भारी फायदा हुआ, वहीं रोजगार के लिए अवसर सृजन होने का काम किया। तो वहीं जहां एक तरफ किसान आंदोलन को 9 महीने पूरे हो चुके हैं, तो वहीं गाजीपुर यूपी गेट पर किसानों का हौसला धूप, गर्मी, बरसात, आंधी में भी अडिग बना हुआ है। अब किसानों की महापंचायत का आगाज मुजफ्फरनगर में आगामी 5 सितंबर को किया जा रहा है, जिसमें संपूर्ण भारत के लाखों किसानों के जुटने की संभावना है। इस दौरान इसी संदर्भ में राकेश टिकैत से खास बातचीत करी हमारे संवाददाता ने। क्या कुछ वो बोलते नजर आ रहे हैं, सुनिए। 9 महीने से किसान गाजीपुर यूपी गेट पर 3 कृषि कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें आज आगामी 5 सितंबर को एक बड़ी महापंचायत जो मुजफ्फरनगर के अंदर होनी है, उसका क्या रणनीति है, उसमें चुनाव के लिए भी हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत जी। जी धन्यवाद। क्या महापंचायत है 5 तारीख को, लगभग कितने लोग आने हैं और क्या रणनीति तय होनी है? भाई लोगों का तो पता नहीं कितने आएंगे, और रणनीति तय होगी कि 9 महीने आंदोलन को हो गए, आगे आंदोलन कैसे चले। सरकार बातचीत नहीं कर रही तो क्या आगे करना है, और संयुक्त मोर्चे के लीडर उसमें सब आएंगे और अपनी बातचीत रखेंगे सब। ऐसा माना जा रहा है कि उसमें ये रणनीति तय होगी कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ऐसा क्या? नहीं, चुनाव वाला तो नहीं उसमें कुछ है, लड़ेंगे तो है नहीं, ये तो पक्का पता है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लगभग कहाँ के लोग, किस राज्य के, ऐसा भी कुछ है कि जो सपोर्ट करने के लिए आपको आ रहे हो? बहुत स्टेट के प्रतिनिधि मंडल आएंगे, प्रतिनिधित्व करने वाले लोग कर्नाटक से, उनसे 2-2 4 जो उनके लीडर्स होंगे वहां से भी लोग आएंगे वहां से भी, बाहर से भी लोग आएंगे। सांसद लोग जो आपको सपोर्ट कर रहे थे संसद में, वो नहीं, नॉन पॉलिटिकल, कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं आएगा। आपकी तरफ से नहीं आना है जी? वो नहीं आएंगे या आपकी तरफ से मना? नहीं, दोनों तरफ से मैंने है भाई। हाँ। अब आगे की रणनीति यहाँ पर चुनाव की इसकी जो होगी, क्या कहते हैं, धरने की, तो उसको लेकर कुछ रणनीति आप हमें थोड़ा सा बता दीजिए। धरना तो धर ही रखा है, धरने में क्या दिक्कत है? यहाँ धरने को कोई समस्या नहीं है। हम तो पूरे देश भर में जाएंगे, मीटिंगें करेंगे पूरे देश में, और सरकारों की क्या क्या कारगुजारी है वो बताएंगे। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में फसलों की आमदनी दुगनी किसान की हो जाएगी, तो उसका प्रचार प्रसार तो करना ही पड़ेगा ना। देश का प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 जनवरी से बिकने वाली हर फसल की कीमत दुगनी हो जाएगी तो आमदनी बढ़ेगी, तो उसकी भी बात करनी है। योगी जी बराबर मीटिंग करते हैं, किसानों को बुलाते हैं, आखिर वो किसान कौन है जिसको कहते हैं कि किसान खुश हैं? तो आप वो किसानों को बताते हैं कि जो धरना प्रदर्शन में बैठे हैं वो किसान नहीं है। वो तो चलो उनकी बात कहने की होती है, कौन सा किसान खुश है भाई, वो टेक्नोलॉजी हमको भी बता दो। गन्ने का भाव 5 साल से नहीं बढ़ा और किसान खुश हैं। आलू 1.5 रुपया किलो किसान का बिक रहा है और किसान खुश है बेच के। तो भाई ये टेक्नोलॉजी आप हमको बता दो। ऐसा लगता है आपको जो वहाँ किसान है, तो वो कौन से किसान है जो उनकी मीटिंग में जाते हैं? नहीं, कहाँ पे गए मीटिंग में? लखनऊ के अंदर एक मीटिंग हुई थी, उसमें किसानों को बुलाया गया। बुलवा लिया होगा। किसान तो नहीं हो सकते, पार्टी के लोग उनके हो सकते हैं, किसान नहीं हो सकते। ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर चौधरी राकेश टिकैत, जो महापंचायत के बारे में बता रहे थे।
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस वक्त रहस्यमयी वायरल बुखार ने सरकार, परिवार और प्रशासन को चिंता में डाला हुआ है। लखनऊ के कई अस्पतालों में 400 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं, जिनमें 40 बच्चे भी शामिल हैं। रहस्यमयी वायरल बुखार के साथ साथ मानसून में डेंगू, टाइफाइड के मामले भी देखने को मिल रहे हैं। बुखार और इस मौत के मामले में मथुरा, एटा, मैनपुरी के साथ साथ फिरोजाबाद के मथुरा, फिरोजाबाद, बरेली, वाराणसी और गाजियाबाद, हर जगह के हालात ऐसे कि अस्पतालों के बाहर लंबी कतार लगी हुई है। तो वहीं देश में कोरोना महामारी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में वायरल और डेंगू बुखार लोगों की जान ले रहा है। इन बीमारियों के कारण अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। इस पूरे मामले में जिलाधिकारी ने मामले में लापरवाही बरतते हुए 3 चिकित्सकों को निलंबित कर दिया। वायरल और डेंगू बुखार से हो रही मौतों की जांच के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का 11 सदस्यीय दल फिरोजाबाद पहुंच गया है और बुखार के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक जांच में कुछ भी सामने नहीं आ पाया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। दीपक भारद्वाज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। दीपक, क्या कुछ अपडेट है? फिरोजाबाद में हालात बद से बदतर हो चले हैं। जांच टीम पहुंची हुई है, आईसीएमआर डॉक्टरों की टीम पहुंची हुई है, लेकिन उसके बावजूद जांच की कोई रिपोर्ट क्यों नहीं सामने आ रही है? पूजा, मैं बता दूं कि जिस तरीके से फिरोजाबाद का जो माहौल अभी जो चल रहा है वो किसी की समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ के 6 सदस्यीय का आज केंद्र की भी टीम पहुंची हुई है और राज्य की भी टीम 11 सदस्यीय टीम वहाँ पे काम कर रही है, लेकिन किसी की ये समझ में नहीं आ पा रहा है जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। लेकिन आज कहने वाली बात हम आज आपको बता दें कि थोड़ा सा आज मौतों का जो आंकड़ा था उसमें गिरावट हुई है। साथ ही सबसे बड़ी अहम फैसला ये भी लिया है और जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने कि जहाँ अब तक 100 सैया अस्पताल में 400 मरीज जो बच्चे भर्ती थे, उसी के साथ साथ अब जाकर के उन्होंने एक बिल्डिंग को और तैयार कर लिया है, जिसमें आज 200 बेडों की व्यवस्था और की गई है। क्योंकि जिस तरीके से हालात तेजी से बढ़ रहे हैं फिरोजाबाद के अंदर, उसको देखते हुए मद्देनजर उसको वहां पर 200 बेडों को और डाला गया है कि अगर बाई चांस किसी भी तरीके से अगर ये संख्या बराबर बढ़ती है तो उनको आसानी से शिफ्ट किया जा सके और उनका तेजी से इलाज किया जा सके। हालांकि हम टीम की बात करें जो बाहर से। बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार हालात बद से बदतर हो चले हैं, परिजन परेशान हैं, बच्चों की जानें जा रही हैं। हालांकि जैसा कि दीपक बता रहे थे कि आज मौतों के आंकड़े में कुछ हद तक कमी प्रमुख पार्टियां भाजपा और कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज 70 विधानसभाओं में एक खटीमा से उत्तराखंड राज्य आंदोलन में हुए शहीदों को श्रद्धांजलि देकर परिवर्तन यात्रा का आगाज किया। खटीमा से शुरू हो रही परिवर्तन यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी ने अपनी चुनावी अभियान का आगाज भी इस दौरान किया है। साथ ही परिवर्तन यात्रा में कांग्रेस पार्टी के सारे दिग्गजों ने एक मंच पर आकर कांग्रेस में गुटबाजी न होने का संदेश भी दिया। ये धरती जिसने हमारे राज्य के सपने को पूरा किया, उसके लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाली धरती है। और आज उत्तराखंड जिस मोड़ पर खड़ा है, ऐसा लग रहा है कि शहीदों के सपने कुचले जा रहे हैं, राज्य आंदोलन की आकांक्षाओं को कुचला जा रहा है। इसलिए हमने कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा के लिए इस खटीमा की पवित्र धरती का चयन किया है और यहाँ से शहीदों को प्रणाम करके हम अपनी एक रैली करके फिर यात्रा को प्रारंभ करेंगे। यहाँ के खटीमा के लोगों का आशीर्वाद लेकर के प्रारंभ करेंगे। खटीमा के सपूतों ने उत्तराखंड आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देकर इस राज्य के निर्माण में जो भूमिका निभाई है, हम उस शहादत को नमन करने यहाँ रखे हैं। विशेष संदेश यह है कि हम उत्तराखंड राज्य के निर्माण में शहीद हुए उन शहीदों की भावना के अनुरूप और उत्तराखंड राज्य निर्माण में जिन आंदोलनकारियों के खून पसीने से आज ये राज्य उत्तराखंड राज्य बना, उनकी भावना के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का निर्माण कर सके, इसी संकल्प को लेकर हमने ये चुना है। खटीमा की शहादत को जो है हम सैल्यूट भी करते हैं, उसको भुला भी नहीं सकते।
और इसीलिए आज राज्य के अंदर परिवर्तन रैली यहीं से प्रारंभ करने का काम जो है कांग्रेस ने किया है और हर चीज आपके सामने शीशे की तरह साफ है। आज किसान सड़क पर संघर्ष कर रहा है, नौजवान सड़क पर संघर्ष कर रहा है, महंगाई ने आम आदमी का जीना दुर्लभ कर दिया है। उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने परिवर्तन यात्रा के आगाज से पहले सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट जारी करते हुए अपने ऊपर हमले की बात कही है, जिस पर बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पलटवार किया। मंत्री जोशी ने कहा कि प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि हरीश रावत से बड़ा ड्रामेबाज कोई नहीं है। कांग्रेस के अंदर ही उनकी कोई वक्त नहीं है, तो सुर्खियों में आने के लिए, चर्चाओं में आने के लिए अक्सर इस प्रकार की हरकतें करते हैं। कभी पकौड़े तलते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी राजमा चावल तलते हैं, कभी कुछ काम करते हैं। अरे भाई, अगर आप पे हमला होने की आपको संभावना है तो आप डीजीपी को बोलिए, हमारी सरकार सुरक्षा देगी। सरकार नहीं सुनती तो आपके पास एक कोर्ट बड़ा माध्यम से आप कोर्ट से कहिए कि सरकार से हमने सुरक्षा की बात की, सरकार ने सुरक्षा नहीं दी। मात्र सोशल मीडिया पे आने के लिए, मात्र सुर्खियों में आने के लिए आप जो मर्जी चाहे बोल देते हैं। आप सोशल मीडिया से क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आपने पूर्व में भी इस प्रकार की बातों को करके लोगों के सेंटिमेंट्स, मुझे याद है जब आप वहां पर गए तो आपने वहां आंसू निकाल दिए, रोने लगे कि साहब इसको जिता दो। क्या हो? तो इस बीच आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा के नगला दूल्हे खां गांव के पास बड़ा हादसा पेश आया। हादसे के दौरान खाई में गिरी बस, 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू करते हुए सबको बाहर निकाला। प्राइवेट बस डंपर को बचाने के चलते खाई में गिरी है। बेहद बड़ी और अहम जानकारी आगरा से इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर है, जहां पर मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू करते हुए सबको बाहर निकाला है। तो वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।